गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर तुलिका जैन हैं, गुजरात से, वडोदरा से और करजन से। सुमेरो हॉस्पिटल में वो काम करती हैं। आज वो बात करेंगी क्रॉनिक रेनाइटिस पे। आप में से जिसको भी बात करनी है वो प्लीज सामने आए, और जिसको भी उनसे कुछ भी काम दाम लेना हो या पूछना हो हेल्थ के बारे में, वो आसपास के कोई हैं तो सुमेरु हॉस्पिटल में बात भी कर सकते हैं उनसे, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर तुलिका। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ जी डॉक्टर तुलिका, आप हमें बताओगे जो आपने आज जो हमने आपके साथ टॉपिक रखा है क्रॉनिक रेनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जी। हाँ, एलर्जिक रेनाइटिस जो रखा है, क्या जी होता क्या है? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राइनाइटिस जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड राइनोस से आया है। ग्रीक में राइनोस का मीनिंग होता है नोज, और जब नोज की इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसे बोलते हैं राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस का अर्थ ये है कि एलर्जेंस, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, कोई फूड पार्टिकल्स या पॉलेंस, बहुत सारे एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से जब ये इन्फ्लेमेशन कॉज होता है तब वो एलर्जिक राइनाइटिस की कैटेगरी में आता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो करीब 20 to 30% पॉपुलेशन से ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और चूंकि ये कोई बहुत ही गंभीर बीमारी में नहीं आता है, जानलेवा बीमारी में नहीं आता है, तो कई बार लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। बट एक्चुअली में ये इससे जो एक पर्सन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। इनफैक्ट अगर चिल्ड्रन में देखें तो उनका एजुकेशन में कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। अगर एक व्यक्ति की जो भी पोटेंशियल है अपने वर्क प्लेस पे काम करने की, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। सो एक कॉमन से दिखने वाले एक आम कोल्ड की तरीके की बीमारी, एक आम कोल्ड या कोराइजा जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली में आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है अगर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। ओके। तो ये एलर्जिक रेनाइटिस है मुझे, कैसे हाँ जी। साइन और सिम्टम्स आएंगे? पता कैसे लगता है कि मुझे अब रेनाइटिस ही है? हाँ जी। देखिए, जो एलर्जिक राइनाइटिस है इसे कॉमन भाषा में हे फीवर भी बोला जाता है। राइनाइटिस एक्चुअली में कोल्ड या कोराइजा हम कह सकते हैं। तो इसके कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो है नाक से पानी आना, छींके आना, नाक का ब्लॉकेज हो जाना, नाक में खुजली होना। बट कॉमन कोल्ड से इसको अलग इस तरह से किया गया है कि कॉमनली क्या होता है कि अगर आप धूल में काम कर रहे हैं, कोई भी क्लीनिंग या डस्ट पार्टिकल में आप हैं, तो एक आम इंसान को भी जरूर छींके आ सकती हैं या नाक आंख से पानी आ सकता है। बट उसका फिर इंटेंसिटी क्या होगी कि दो तीन छींके इस तरह से ज्यादा। बट अगर आपको ये एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है तो ये छींके 10 से लेकर 20 30, इवन कभी कभी पूरे पूरे दिन, 1 घंटा 2 घंटे से लेकर पूरा दिन तक पेशेंट को छींके आ सकती हैं। और ये प्रॉब्लम इतना डेली बेसिस पे होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई हाउस लेडी है जो कि डेली क्लीनिंग कर रही है, तो वो तो पूरे साल भर इस प्रॉब्लम से ग्रसित रह सकती है। इसके अलावा इसका एक टाइप होता है सीजनल टाइप, जिसमें कि जैसे मई से जून या कई बार अगस्त सितंबर का जो पीरियड होता है, जो पॉलन ग्रेन्स जब ज्यादा होते हैं या ग्रास से पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, तो उस समय पर ये एलर्जी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो पेशेंट क्या आके हमें बताता है कि हर साल इसी टाइम उनको, कई बार डेट टाइम तक पता रहता है कि ये डेट पे उनको एलर्जिक राइनाइटिस होने वाला है। तो बस कई बार क्या होता है कि पेशेंट इसको इग्नोर कर देता है क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है कि इसका कोई इलाज भी हो सकता है। बहुत बार इसमें कुछ जो थोड़े आजकल क्या है, गूगल से लोग जानकार हो गए हैं, तो वो पढ़ते हैं कि एंटीहिस्टामिनिक वगैरह से, जैसे कि कुछ दवाइयां हैं, उनसे इसको कंट्रोल किया जाता है। बट फिर भी उन्हें ये नहीं पता है कि वो डेली गोली खाकर उसको कंट्रोल तो कर रहे हैं, बट आप होम्योपैथी के थ्रू इसका परमानेंट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल सही ये कह जो रहे हैं। सिम्टम्स हैं, जो हमें पता कैसे चलेगा, जो आपका ये क्वेश्चन है वो मैं बता दूं कि नाक में बहुत बार खुजली होती, पेशेंट आप देखो बार बार ऐसे 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 अपनी नाक को ऐसे खुजलाएगा, ऐसे
करेगा, बहुत ज्यादा उसको इरिटेशन जैसा होता है नोज में। और अगर इसकी सीवियरिटी मॉडरेट से सीवियर की तरफ है तो ये नाक पे एक लाइन जैसी भी बन जाती है बार बार ऐसे ऐसे करते रहने की वजह से। और इवन अगर लैक्राइमल डक्ट अफेक्टेड हो गई तो आंखों में भी पानी का आना, आंखें लाल होना, कई बार नाक बंद होना। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि नेजल पॉलिप बन जाता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, डेविएटेड नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस ऐसे पेशेंट्स को बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। अगर आपने बिल्कुल भी आप लापरवाही बरत रहे हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इट कैन लीड टू ब्रोंकाइटिस, इट कैन लीड टू एस्थमा। ये जो प्रॉब्लम है सिंपल सी एलर्जिक राइनाइटिस की, ये बढ़ के जो अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, इट कैन गो इनटू लोअर ट्रैक्ट ऑल्सो। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आपको अगर छींकें आती हैं पर छींकों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ी सी भी डस्ट के बाद वो छींकों कंट्रोल नहीं हो रही हैं, पूरे पूरे दिन आ रही हैं या बहुत बार आ रही हैं, और आपका बच्चा अगर इससे ग्रसित है, अगर पढ़ने में उसका मन नहीं लग पा रहा है बिकॉज ओनली ऑफ दिस कोल्ड, तो प्लीज बिल्कुल उसे नजरअंदाज मत कीजिए, अपने पास के फिजिशियन से उसका चेकअप जरूर कराइए। इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है जी। तो इसके जैसे आपने साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं हमको कि ये सिम्टम्स आएंगे जिससे हम हमें पता लग सकता है कि हाँ मुझे राइनाइटिस हो गया है ना। हाँ जी। हाँ जी। कॉजेशन इसके इसके पीछे के रीजंस क्या रहते हैं कि हाँ जी। इसकी वजह से मुझे ये रहता है, ताकि हम उस रीजन से भी बचें। जी जी। एक्चुअली में वैसे तो इसका हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज्यादा है। अगर पेरेंट्स में, और अगर दोनों पेरेंट्स को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसका 50% चांसेस रहता है कि ऑफस्प्रिंग्स में भी ये प्रॉब्लम जाती है। एक्चुअली बेसिकली इसका जो फिनोमिना है ये क्यों डेवलप होती है, तो क्या होता है कि वहां पे एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। जैसे ही कोई भी एलर्जन जब वो नेजल म्यूकोसा के पास जाता है, तो वहां पे एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज होता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन होते हैं, और इसकी वजह से वहां पे इरिटेशन होती है, फिर सूजन आ जाती है। और यही सूजन जैसे अगर बार बार कंटिन्यूअस हो रहा है तो वहां पे नेजल पॉलिप डेवलप हो सकता है। तो अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो एक तरह की कि हम प्री डिस्पोजिशन कह सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि हर व्यक्ति को एक ही बीमारी नहीं होती है। तो आपका मायाजमेटिक कॉजेस भी वहां पे होते हैं कि जिसकी वजह से डायथिसिस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से कोई एक व्यक्ति किसी बीमारी के लिए प्रोन हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ऐसी बीमारियों का होम्योपैथी में बहुत ही सुचारू रूप से इलाज है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या सिद्धांत है कि वी डू नॉट ओनली ट्रीट द डिजीज, वी ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। तो आपकी पूरी जो एक आपकी प्रोननेस डेवलप हो रही है, एलर्जी जो जिसकी वजह से हो रही है, हम वहां पे जाके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी। डॉक्टर तुलिका, जैसे हमने ये चीजें दोनों देखी हैं, इसके साथ हम कोई प्रिवेंशन हो या इसका कोई मैनेजमेंट विदाउट एनी मेडिसिन, मेडिसिन पर तो हम बाद में देखेंगे, कोई ऐसा हाँ है जी। कि जिससे हम इसको मैनेज करें इस डिजीज को, या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस? हाँ जी, डेफिनेटली। एक्चुअली में ये क्या है, इस बीमारी में ट्रिगर्स भी होते हैं कुछ, और एलर्जेंस भी होते हैं। तो पहला जो इसका प्रिवेंशन है या वो क्या है, अवेयरनेस। जैसे कि आज हम बातचीत कर रहे हैं तो जो भी हमारे दर्शक होंगे उन्हें इस बारे में नॉलेज जरूर मिलेगी, क्योंकि कई बार हम इस चीज को जब इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे। तो जब हमें अवेयरनेस है, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर एलर्जेंस हैं जिनसे हमें ये प्रॉब्लम होती है, तो उनसे बचना एक बहुत ही सरल उपाय है इसका। अब मैं इसका एक उम्दा उदाहरण आपको दूंगी कि जैसे कि मान लीजिए आप कई लोग ये ऐसा सोचते हैं कि हमें तो हाउस की क्लीनिंग बहुत ही कॉमन सी चीज है, हमें करनी पड़ेगी, हम इससे कैसे बच सकते हैं। बट उसमें आप बहुत ही छोटी छोटे उपाय करके इससे बच सकते हैं। जैसे कि आप सफाई के लिए सूखा कपड़ा ना इस्तेमाल करके अगर गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे नहीं। और इसके साथ ही इवन अगर आप थोड़ा सा वार्म कपड़ा लेते हैं, वार्म पानी से भिगाया हुआ कपड़े से क्लीनिंग डस्टिंग करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इससे, क्योंकि क्या होता है एलर्जेंस का कांटेक्ट एयर के थ्रू
है। तो जब डस्ट पार्टिकल उड़ेगा नहीं तो वो आपको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर घर में कोई और सदस्य हैं और आपको पता है कि आपको ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी अवॉइड करने चाहिए। तो पहली चीज तो हो गई डस्टिंग की। इसके अलावा सेकेंड चीज है, घर में अगर पेट है, जैसे कि कोई कैट है, डॉग है, या फेदर वाले बर्ड्स भी होते हैं, तो इन सब के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी ये एलर्जी बहुत ही कॉमन है। तो ऐसे में पेट्स को रखना घर पे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी खुद की हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, हाथ अच्छे से धोना। इसके अलावा आप जैसे सीजनल एलर्जी आपको पता है, तो आप उस समय ऐसे खुले में बाग बगीचों के पास में ना जाइए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स को घर में रखना अवॉइड करिए, उन्हें लगाना अवॉइड करिए। तो ये कुछ सरल चीजें हैं जिनकी वजह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन इसमें हमारा होम्यो पार्ट जो है, आप हाँ थोड़ा जी। सा वो भी बताएंगी। इससे पहले मैं अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर तुलिका हमको बताने जा रही हैं, प्लीज उसको एज इट उठा के मत यूज कीजिए। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या डॉक्टर तुलिका से डायरेक्टली ऑन कॉल, या उनके शहर में रहने वाले लोग उनके हॉस्पिटल में जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट हमेशा हमारी रहती है, खुद से ट्राई मत करना। डॉक्टर तुलिका, कुछ मेडिसिन हमारी जो। हाँ जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। मेडिसिन से अब पे आने से पहले एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आप ये डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहते हैं कि एलर्जिक है कि नहीं, तो आप इसके लिए एक आईजी लेवल का टेस्ट करा सकते हैं। और इसके अलावा एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक काउंट भी ब्लड में बढ़े हुए आते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी चीजें हैं। अगर साइनोसाइटिस का अगर लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, तो आप एक्सरे या इवन सिटी स्कैन वगैरह भी होता है उसमें। तो आप ये कुछ डायग्नोसिस भी जो कि आपका डॉक्टर सजेस्ट करे, अगर नीडेड है, तो हर केस में जरूरत नहीं होती है, बट कभी कभी आप ये भी कर सकवा सकते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में देखिए दो तरह की मेडिसिन चलती हैं। एक होता है एक्यूट एपिसोड को मैनेज करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज कर दी जाती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जब परेशानी होती है, जिसको अगर सीवियर लेवल की प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वहां पे हम कई दवाइयां यूज कर सकते हैं। बट नाम लेने से पहले मैं भी अगेन जो अभी प्रोमिला मैम ने कहा, उनकी बात को दोहराना चाहूंगी कि प्लीज कोई दवाई का नाम सुन के अपने आप यूज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कौन सी दवाई किस पर्सन को सूट करेगी ये आपका फिजिशियन ही डिसाइड कर सकता है। तो कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जैसे कि सबाडेला, लेमना माइनर, ट्यूक्रियम मेरम वीरम इज अ वेरी गुड मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा हिपारसल्फ, सिलीशिया, नाट्रम्यूड, रेस्टॉक्स, आर्सेनिक एल्बम, वी हैव अ नंबर ऑफ मेडिसिन जो कि एक्यूट एपिसोड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। पर हमारा जो फोकस है इन होम्योपैथी, फोकस ये है कि आपका इलाज ऐसे हो कि आपको ये जो डिस्पोजिशन है कोई भी एलर्जी के कांटेक्ट में आते ही ये प्रॉब्लम होने का, वो ही कम हो जाए, आपको ये बीमारी ही ना हो। इसके लिए आपको एक होम्योपैथिक फिजिशियन से फुल केस टेकिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें कि वो मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही सिम्टम्स को लेके एक इंडिविजुअल की क्या आपकी क्या मेडिसिन है, वो फिजिशियन डिसाइड करता है। और जब उस मेडिसिन को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट की जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनका डिस्पोजिशन प्री डिस्पोजिशन दूर होता है। तो इस तरह से जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, तो ये प्रॉब्लम को आप यकीन मानिए काफी केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, बट एक्चुअली में पेशेंट अप्रोच ही नहीं करता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। तो आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पे एंटी एलर्जिक टेबलेट्स भी ले लेते हैं लोग, तो सोचते हैं कि हम सही हो गए हैं। हाँ जी, बट वो सही होना, वो एक तो सही आप होना। देखिए बहुत ज्यादा अगर आप लॉन्ग टर्म तक एंटी हिस्टामिनिक्स वगैरह लेंगे, तो एक आपकी डिपेंडेबिलिटी बन जाती है उनके ऊपर। बिल्कुल। फिर लॉन्ग टाइम तक आप ये दवाइयां लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप होम्योपैथी से उसका जड़ से जब इलाज एक संभव है, तो आप क्यों ना अप्रोच करें, और जिस
इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सिर्फ बिल्कुल बात है तो अवेयरनेस की। बिल्कुल। जी जी। तो व्यूअर्स को मैं एक बार डॉक्टर तुलिका का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर लेती हूँ, 8090206024। मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, 8090206024। तो जिसको भी लगे इस टॉपिक पे बात करना या और जानकारी लेना, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर तुलिका को कॉल भी कर सकते हैं, या वाया हमसे भी आप इनके पास जा सकते हैं। आप सुमेरो हॉस्पिटल में भी इनसे बातचीत जाके कर सकते हैं खुद ब खुद। थैंक यू डॉक्टर तुलिका, आपने जिस तरह से बताया, हर छोटा पॉइंट उठाया, दैट्स वेरी गुड एंड थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि ये जो हमारी बातचीत है ये पेशेंट्स तक पहुंचे जो इससे ग्रसित मरीज हैं, और उनके परिवारजन भी उन्हें सीरियसली लें और दिखाएं, बिल्कुल, तो हमारी आज की बातचीत सफल रहेगी। धन्यवाद। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है इससे। जी जी, डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और मैंने देखा है इधर, हमने रिसेंट में आज का ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए रहा क्योंकि रिसेंट में भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और जब वो आके बताते हैं कि हाउ वेल दे आर डूइंग नाउ, बिकॉज पूरे दिन छींकते रहना, पूरे दिन जुकाम से ग्रसित रहना, और पूरे 365 डेज सोचिए अगर कोई इस परेशानी से ग्रसित रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई उनको सीरियसली भी नहीं ले रहा। उनके सीरियसली नहीं ले फैमिली वाले भी यही कहते हैं कि अरे हुआ ही क्या, जुकाम ही तो है। बट रहा। वो सही है। जुकाम जब परसिस्टेंट बना रहे, या फिर आपको जो रेगुलर वर्क करना है, और मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पे कोई एलर्जन है, या तो आप अपना वर्क भी नहीं कर पा रहे हो, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, सो it is really difficult for them to manage without any treatment. So बिल्कुल। there is a very well scope in homeopathy, and I just hope that our viewers take help of that. थैंक यू वंस अगेन, बाय जी, बाय, टेक केयर। thank you. मिलते Bye. हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।